किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और कटिहार, ये 4 ज़िले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगा। पूर्णिया के जन रैली के बारे में और जो कार्यक्रम प्लान किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के समय बिहार में, उनकी जानकारी आपको हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर जी देंगे। मेरे साथ यहाँ के सांसद डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, एआईसीसी के प्रभारी बैठे हुए हैं और हमारे रात को पूरा कार्यक्रम करके बिहार हम वापस पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे। मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम होते हुए हम झारखंड में जाएंगे। झारखंड में हो सकता है 5 तारीख को या 6 तारीख को, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, पर हो सकता है 5 या 6 को एक पब्लिक रैली होगी रांची में, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों संबोधित करेंगे। पर इसकी पूरी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, पर हो सकता है 5 और 6 को ये रैली रांची में जरूर होगी। मैं 1-2 बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल जी ने बार बार कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संविधान के प्रस्तावना से प्रेरणा लेता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है सामाजिक, आर्थिक, और जो पिछले 10 अन्याय काल हमें भुगतना पड़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों को भुगतना पड़ा है, और जिससे छुटकारा हमें मिलना है। प्रधानमंत्री तो अमृत काल की सुनहरी सपने दिखाते हैं सब लोगों को, पर हकीकत ये है कि अन्याय काल पिछले 10 साल का है, 2014 से लेकर 2024 तक। और राहुल जी ने गुवाहाटी के अपने प्रेस वार्ता में 5 न्याय गिनाए थे, जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, में राहुल जी ने कुछ बात की है कि पहला कदम भागीदारी न्याय के लिए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना है। तो ये 5 न्याय कार्यक्रम है। और नारी न्याय में हम क्या करने वाले हैं, युवा न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, श्रमिक न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसान न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, और भागीदारी न्याय को लेकर हम कैसे गारंटी देंगे, किस तरह की गारंटी देंगे, वो अगले 2-3 हफ्तों में अपने भाषणों में राहुल जी उसका जिक्र करते रहेंगे। पर ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में हम शुरुआत 14 तारीख को हुआ था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 दिन हम उत्तर पूर्वी राज्यों में रहे और सब जगह हमें भरपूर स्वागत मिला और हमें मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम प्रचार हमको मिला असम में। और हमें असम के मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खूब प्रयास की सुबह से लेकर शाम तक हमें पब्लिसिटी देने के लिए। ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी तो असम के को हमें बधाई देना होगा। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है।
जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूं कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, मुझे उनको शांत करना पड़ा। पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को मना किया जाए आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत दे रहे हैं। अब मैं जानता हूं आपके में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उसके बारे में मैं अलग से आपको जवाब दूंगा, पर पहले बिहार के कार्यक्रम के बारे में मैं अखिलेश जी से और शकील अहमद जी से संक्षिप्त में बोलने को कहूंगा और उसके बाद हमारे सांसद जी भी 2-3 मिनट बोलेंगे। ऐसे तो विस्तार से आदरणीय जयराम रमेश जी ने सब बातों को कह दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन इस न्याय यात्रा को मिला है, उसके लिए किशनगंज के सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जावेद भाई को धन्यवाद करता हूं, वहां के जो हमारे विधायक हैं इसरारुल साहब, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से लेके अभी जोकी होते हुए हम लोगों को अररिया पहुंचना है, जहां यादव कॉलेज में एक मंदिर जाएंगे और उसके बाद यादव कॉलेज में वहां रात को रुकेंगे। रास्ते भर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो वहाँ के कार्यकर्ता साथियों का लगातार फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हजारों लोग रोड पर यहाँ वहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए और राहुल जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, 23-24 साल से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का काम करता रहा हूँ। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है, यहाँ हिस्सेदारी की ज़रूरत है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, सीमांचल में जो प्रवेश किए हैं, सीमांचल का पूरा इलाका गरीब गुरबों का इलाका है। कभी यहाँ जूट की खेती होती थी, आज मक्के की खेती हो रही है, मखाने की खेती हो रही है, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है। किसानों के लिए हम लोग मंत्री थे यूपीए 1 में, जयराम रमेश साहब मंत्री थे, उसी समय सीधा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुगना एमएसपी करने का फैसला किया था। उसके बाद कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएं, कांग्रेस की सरकार बने, ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस न्याय यात्रा के बारे में बड़ी उत्सुकता से बिहार का लोग देख रहा है और हम न केवल राहुल जी को बल्कि जयराम रमेश साहब को भी विश्वास दिलाते हैं कि और अभिनंदन जिस तरह का होगा उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कल जिस तरह की रैली होने जा रही है रंगभूमि मैदान में, 1.5-2 लाख का मैदान है, पूरा मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पूर्णिया भर पटा रहेगा आदमी के ये से।
हम लोग 10 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि सर हम लोगों को बस का सुविधा दे दीजिए, गाड़ी का सुविधा दे दीजिए, हम लोग सब आना चाहते हैं। उसके बाद कटिहार में रुकेंगे, खेरिया गांव में यात्रा का विश्राम है। उसके बाद जैसा अभी जयराम सर ने कहा कि उसके बाद पुनः बंगाल में प्रवेश होगा 31 तारीख को, फिर झंडे का आदान प्रदान होगा और बिहार का तो आप बताए नहीं, झारखंड बताए। हमको लगता है 13-14 फरवरी को फिर दूसरी बार फिर बिहार में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद से होते हुए सासाराम, भभुआ, रोहतास जिले से गुजरते हुए ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जैसा मुझे मालूम है। मैं आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी के दबाव में मत आइएगा, इस यात्रा को भी आपका जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो मैं जानता हूं कि इस दबाव में पत्रकार साथी भी काम करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब आप सबों की भी लड़ाई है, आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूं, तो आपके भी न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हम अब आग्रह करते हैं इसी इलाके से आने वाले, यहाँ लगातार सेवा करने वाले, इस इलाके में से दूसरी बार यहाँ के विधायक बने अपने भाई सदृश शकील खान साहब से कि ये भी आपको संबोधित करें। संक्षिप्त में ये बहुत ही खुश आइंद इस्तकबाल हमारे, और इस पूरे यात्रा की परिकल्पना जिस तरह से जयराम रमेश भाई जी ने की, हमारे सीनियर लीडर हैं, और तमाम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और ख़ास तौर पर वो पुरअज़्म इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों और हिम्मत के साथ जो यात्रा निकाली, हर तरह के हमले को बर्दाश्त किया, न धूप की तपिश देखी, न बादल का गर्जन देखा, न बर्फ, अपने अज़्म इरादे के साथ बढ़ते रहे। हिंदुस्तान इसी तरह से जुड़ता चला गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से बिहार में जो थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको नजर आ रहा है, जब ये यात्रा अपने कंप्लीशन को पहुंचेगी और दोबारा बिहार जब आएगी तो मंजर कुछ और बदला हुआ आपको नजर आएगा। यह बात मैं इशारे में तो जरूर कह रहा हूं, लेकिन आपको चीजें तब्दील नजर आएंगी। आप सब लोग यहाँ आए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया का हो सकता है, लेकिन लगा है और मैं जावेद के लिए जोश तरीके से बहुत शुक्रिया शकील। अभी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल जी हमारे नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका वाला हिंदी में ट्रांसलेट कभी कर दीजिए। हाँ, हिंदी वाला। बिहार में सबसे पहले हम लोगों को मौका मिला, हमारे बगल में इदार साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं और आरजेडी के हमारे एमएलए हैं। हम सब ने मिलके हर गांव में जानकारी दी और हमने देखा कि लाखों की तादाद में उनको वेलकम करने के लिए सड़कों पे लोग आए। हालांकि उसमें से कुछ लोगों को स्टेडियम भी जाना था, लेकिन सब लोग बिल्कुल अपना सामने देखना चाहते थे, तो ज़्यादातर लोग सड़क पे रहे। लेकिन ये यात्रा किस लिए है? ये बेसिकली हमारी गुर्बत है, हमारी परेशानियों को जो आदरणीय मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। एमयू के मसले में लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आता। कटाई बरसात में हमारे सैकड़ों हजारों एकड़ कट जाते हैं, गाँव कट जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक ही उम्मीद जो राहुल गांधी जी है, और ये हमारी बात नहीं है, ये लोगों के दिल में ये बात है और इसका नतीजा हम लोग 2 महीने के बाद देख लेंगे। तो मैं जो भी मेरे मेहमान आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी और सीएलपी साहब, हमारे सीनियर नेता जयराम जी और जितने भी आप लोग हैं, आपको स्वागत करते हैं और कुछ अगर कमी बेसी हो तो उसकी माजरत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया जावेद भाई। 1 मिनट, ये कल के पूर्णिया की रैली में बताएंगे। रंगभूमि की रैली 1:30 बजे चाहते हैं कि राहुल जी, जयराम सर, सब लोग और आदरणीय खड़गे साहब भी आ रहे हैं वहाँ से,
दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, माले के जो सीपीआई एमएल के, और सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, सभी महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और सभी लोग उस रैली में शिरकत करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। आप सबों से भी गुजारिश है कि उस समय आके हम लोग कहें, ठीक लंच के बाद। एक मिनट, आपके सवाल के पहले इजाज भाई, दो यहाँ के विधायक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस जगह कदम रखे। हम लोगों को ये खुशनसीबी है कि किशनगंज ऐसी जगह है जो कांग्रेस को हमेशा प्यार किया है। इसी का नतीजा ये हुआ, बिहार में सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ कदम रखा गया। और मैं जनता की ओर से पूरे कांग्रेस परिवार को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जन सैलाब आपने देखा है, इसकी शुरुआत हुई है, इसको हम लोग 2024 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया एजाज भाई। हाँ जी, आपके सवाल। एक सवाल, एक पत्रकार एक सवाल। पहले राउंड में एक पत्रकार एक सवाल। आप जैनेंद्र के माफिक मत होइए। हाँ, बोलिए। एक प्रश्न है जो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के बारे में, मालदा आप लोग जा रहे हैं 31 तारीख को, जहां पे राहुल जी का खाना खाने के बारे में सोचा गया है। राज्य सरकार का एक गेस्ट हाउस है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऐसा, ये जो आप जिस खातिरदारी की बात कर रहे थे, जो जलपाईगुड़ी से आप देख के आ रहे हैं, उन पे थोड़ा बोलना है कि अभी परसों है और 2 दिन बाकी है। 2 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। जो हमारा कार्यक्रम है उसी के मुताबिक हम चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है हमें सहयोग मिलेगा प्रशासन से। मैं कल से यही कह रहा हूँ और क्या कहना बाकी क्या है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई 14 तारीख मणिपुर से, तोबाल से, प्रधानमंत्री जो मुहूर्त ढूंढने में बहुत माहिर है, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला, मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगा लिया ताकि वो हेडलाइन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं होता पर हेडलाइन मिलिंद देवरा का होता। कल वही मुहूर्त ढूंढने वाले प्रधानमंत्री आज सुबह जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज में आएगा, बिहार में प्रवेश होगा। बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्या करते। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। तो इसमें ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं झूठ के जगत गुरु और जो पटना में बैठे हुए हैं विश्वासघात के विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच में ये तालमेल है, जुगलबंदी है। इससे 2 बातें मैं कहूंगा। इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत नेता इंडिया गठबंधन के अभी सांस ले रहे हैं कि बाप रे ये आदमी नहीं है, चला गया, अच्छा है। तो ये बात सही है कि 23 जून को पहली बैठक पटना में हुई थी। नीतीश कुमार जी ने ये बैठक बुलाई थी। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई थी, वहां नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुआ, वहां भी नीतीश कुमार जी मौजूद थे। पर पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ हमें तो कुछ संकेत नहीं था, पर उनका व्यवहार जो था इन बैठकों में, ये हमें विश्वास दिलाने वाला व्यवहार नहीं था। सर, आपने तो जो हुआ है कल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक है। आज लोग कह रहे हैं आया कुमार गया कुमार
पलटी के प्रतीक बन गए। तो इनको अभी सीरियसली गंभीरता से कोई नहीं लेगा। आज राहुल जी ने एक बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री 2011 की जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में किया गया था 2011 में, उसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए हैं, जाति नतीजे। और सभी पार्टियों से, आरजेडी से, सीपीआईएमएल से, सीपीएम से, सीपीआई से, कांग्रेस पार्टी से, सभी लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री से, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाति जनगणना कराइए, इसको अपडेट कराइए। जो 2011 में किया गया था अभी 2023 या 24 में कराइए। वो चुप्पी नहीं तोड़े, उन्होंने नहीं करेंगे। आज वो कहें, क्योंकि आज उनके एनडीए में वही व्यक्ति शामिल हुए हैं जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाया था। तो प्रधानमंत्री का क्या कहना बताइए। किसी ने मुझे सवाल पूछा, क्या सामाजिक न्याय के गुरु, अपने आप को जो सामाजिक न्याय के गुरु मानते हैं नीतीश कुमार जी, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हुए हैं, आप पर क्या असर होगा। मैंने उनसे पूछा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है एनडीए पर क्या असर होगा। सही। क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे जाति जनगणना के बारे में? यही सवाल है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 3-4 महीने से हमारे साथ थे, सभी बैठकों में मौजूद थे। कल ये करना मैं समझता हूँ, ये पहले भी किया है इन्होंने। हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के एक बड़े राजनीतिक नेता को किसी ने मौसम वैज्ञानिक कहा था। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरगिट है। और गिरगिटों को भी पता नहीं चलेगा कि इतने रंग हैं, इतने रंग बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी में। तो इंडिया गठबंधन में कोई चिंता नहीं है, हमारे नेताओं में कोई चिंता नहीं है। और सही वक्त पर, चुनाव के वक्त पर बिहार की जनता इनको सही जवाब देगी। ये होना ही था, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है अगले 3-4 दिन में, होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, होना ही था। ये वास्तविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधी के ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, और जिनके पीछे छोड़ना चाहिए उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और वो साफ सुथरे निकलते हैं। और इसका एक मिसाल असम के मुख्यमंत्री है। तो इससे ये होना ही था। ये सब झारखंड के मुख्यमंत्री को भी परेशानी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम अगले 3-4 दिन में झारखंड में प्रवेश होंगे और रांची में एक बड़ा रैली भी होगा। तो ये वास्तविक है, पर हम डरे नहीं हैं, हमारे गठबंधन के नेता डरे नहीं हैं। हम एकजुट होकर इस ईडीआई और सीबीआई से सहारा लेने वाली सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। भी हटवाइए, ये सब ठीक नहीं है। 16वां दिन है आज, तो आपने कहा कि कुछ राज्यों में प्रॉब्लम हुई है, सबसे ज्यादा असम में हुई है, वेस्ट बंगाल ने कहा है। नहीं, मैंने देखिए असम में जो प्रॉब्लम हुए थे यहाँ पर था। पश्चिम बंगाल में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ लोगों को मना किया गया आप मत जाओ, ये सब हुआ है। पर मैं उसको ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ममता जी ने साफ कह दिया है
कि हाँ मैं 42 सीटें लड़ूंगी, पर मैं इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हूँ और मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत मैं जरूर करूंगी। तो उसी भावना के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये कहूंगा कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में हमें भरपूर स्वागत मिला है और हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत आई। नहीं, मैंने नहीं कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा। मेरे मुंह में ये शब्द मत डालिएगा, मैंने ये नहीं कहा। हमारी ओर से दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारे ओर से बातचीत भी अभी भी चल रही है। बातचीत किसके साथ? दोनों तरह से ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। चला जाए। ठीक है, थैंक यू। ये 42 मेरा नंबर नहीं है, ये उन्होंने कहा है। मैं उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े पश्चिम बंगाल में, और किसी भी गठबंधन में हर एक पार्टी को ही गठबंधन सफलतापूर्वक काम कर सकता है। देखिए, 4 साल हो गए, कानून बना, पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 9 बार सरकार ने एक्सटेंशन मांगी, क्योंकि उस अधिनियम के लिए जो रूल्स बनने हैं वो बने नहीं थे। अधिनियम तो पारित हो गया है, अधिनियम तो है, सीएए तो हकीकत है। तो ये फिर से मैं कहूंगा, ये सिर्फ ये ऐसी बातें की जा रही हैं। अगर वो गंभीरता से लेते तो 4 साल पहले बनाया हुआ कानून 4 साल के बाद भी रूल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो यही है, ये सब चुनाव आता है, ध्रुवीकरण की रणनीति चलती है। ये सब ध्रुवीकरण की रणनीति है, पोलराइज करो। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग सड़कों पर है, वो कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होनी चाहिए, और उनका कहना है कि विपक्ष तो है ही नहीं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं, हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे देश में एक संविधान है। स्वतंत्र संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हम मानकर चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 4 महीने से हम इलेक्शन कमिश्नर से मिल नहीं पाए हैं। हमें मीटिंग मिल नहीं पा रहा, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर वीवीपैट का और पूरा इस्तेमाल कीजिए। एक ही मांग है और भारी मात्रा, पर अफसोस की बात है 4 महीने हो गए, मैंने 4 खत लिखे हैं, हमें आज तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। और ये एक संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था है, तो क्यों नहीं, हमें क्या डरे हुए हैं चुनाव आयोग, क्यों हमें मुलाकात के लिए नहीं बुलाते हैं? ये बताइए मुझे। अभी खड़ा निकलना है यार। लालू जी को रोकने की पूरी कोशिश बुलाया है, कल तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाया है। सुबह मेरी बात हुई थी कि थोड़ा भी अगर ये लोग समय हमको हो पाया तो मैं रैली में आना चाहता हूँ, पर आरजेडी तो है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर किसी कारण से मैं उपस्थित नहीं हो सका तो मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। आरजेडी तो है। सवाल, नीतीश जी के छोड़े जाने पे खड़गे जी ने जो एक सैंडल पे कहा था कि पहले से पता था, तो प्रदेश से कोई रिपोर्ट गई थी? तो अभी जयराम सर ने भी तो वही बात कही कि पिछले 1.5-2 महीने में जो उनका आचरण व्यवहार मीटिंग्स में हुआ करता था तो वो तो परिलक्षित हो। हम लोग क्यों कहने जाएं? न उनको बुलाने गए थे, न हम लोग जाने से रोक रहे थे। हम लोग क्यों कहने जाएंगे ये बात? थैंक यू। शुक्रिया।